मैं सुमन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के चैप्टर 6 प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस से बात करूंगा। चैप्टर 6 को 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला पार्ट सम्मन का है, दूसरा पार्ट वारंट का है और तीसरा पार्ट जो है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट की बात करता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सम्मन के बारे में एक वीडियो डाला है, वारंट के बारे में वीडियो डाल चुका हूं, जो कि आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उसको चेक करके उसको देख सकते हैं और उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपसे प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले जो प्रोक्लेमेशन का सेक्शन है वो है सेक्शन 82। सेक्शन 82 बात करता है कि फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा की बात करता है। इसमें क्लास 1 में कहा गया है कि यदि कोई न्यायालय चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या पहले ये विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है वो फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है, तो ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता है। तो न्यायालय उससे ये अपेक्षा करने वाला लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति निर्दिष्ट स्थान पर निर्दिष्ट समय पर जो उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन के पश्चात का होगा, हाजिर हो। तो प्रोक्लेमेशन के लिए कब आदेश किया जाता है, वो एविडेंस लेने से पहले भी किया जा सकता है और एविडेंस लेने के बाद भी किया जा सकता है। यदि न्यायालय को ये विश्वास हो कि वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है वो फरार हो गया है या अपने आप को छुपा रहा है, तो उस परिस्थिति में लिखित उद्घोषणा जो है उसकी प्रकाशित की जाएगी और उस उद्घोषणा में, उस प्रोक्लेमेशन में जो समय निर्धारित किया जाएगा वो 30 दिन से कम का नहीं होना चाहिए, 30 दिन से ज़्यादा का ही होना चाहिए। न्यायालय में हाजिर होने का जो समय होगा वो 30 दिन से ज़्यादा का ही होना चाहिए। अगर फिर भी वो व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तो उस परिस्थिति में 174 का आईपीसी में उसको उस सज़ा का पात्र होगा। इसमें 3 साल की सज़ा है और जुर्माना है और बोध। क्लास 2 में बताया गया है कि उद्घोषणा का जो प्रकाशन होगा वो किस तरीके से होगा। तो उसमें 4 तरीके बताए गए। पहला तरीका बताया गया है कि उस नगर या उस ग्राम में जहाँ वो व्यक्ति निवास करता है, रहता है, तो वहाँ पर सार्वजनिक स्थल पर जो होगा उद्घोषणा जो है वहाँ पढ़ी जाएगी। मतलब यहाँ पर यही है कि वो उसके जो सार्वजनिक स्तर पर जहाँ पर वो व्यक्ति निवास करता है वो डुगडुगी पिटाने की बात कह रहा है। बी पार्ट में कहा गया है कि उस गृह या आवास स्थान जहाँ वो रहता है उसके सहस्त्रदृश्य भाग पर, सहस्त्रदृश्य भाग कौन सा होता है, यानी उसके दरवाजे पर वो उद्घोषणा जो है चिपका दी जाएगी, यानी चस्पा की कार्रवाई करी जाएगी। तीसरा जो है तरीका जो बताया गया है कि कोर्ट परिसर में किसी सहस्त्रदृश्य भाग में लगाई जाएगी, यानी कोर्ट परिसर में जहां वो सबकी नज़र में आ सके ऐसे स्थान पर वो नोटिस चिपकाई जाएगी। अगर व्यवहारिकता में देखा जाए तो नोटिस जो होती है वो कोर्ट परिसर में नोटिस बोर्ड पर ही चिपकाई जाती है। अंतिम जो तरीका इसका बताया गया है वो ये तरीका है कि दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करके। कौन सा दैनिक समाचार पत्र? वो दैनिक समाचार पत्र जिस एरिया में अभियुक्त रहता हो वहाँ पर उसका सर्कुलेशन हो, तो ऐसे समाचार पत्र में उसका प्रकाशन करके प्रोक्लेमेशन किया जा सकता है। क्लास 3 में बताया गया है कि उद्घोषणा जारी करने वाला जो न्यायालय है वो लिखित कथन की उद्घोषणा विनिर्दिष्ट दिन उपधारा 2 के खंड 1 में निर्दिष्ट रीति से सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई है, तो इस बात का निश्चायक साफ होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का पालन कर लिया है और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गई है। यानी कि यहाँ पर ये क्लास 3 में ये बात कह रहा है कि जो क्लास 2 में प्रोक्लेमेशन जारी करने के जो तरीके बताए गए हैं, अगर उन तरीक़ों में से कोई भी तरीका अगर वो अडॉप्ट करके उन तरीक़े
के माध्यम से प्रोक्लेमेशन करता है तो ये मान लिया जाएगा कि उसने प्रोक्लेमेशन का प्रकाशन कर दिया गया है और ये इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ होगा। आगे क्लास 4 में बताया गया है कि जहाँ पर उपधारा 1 के अधीन उद्घोषणा प्रकाशित की गई थी तो वहाँ पर आईपीसी के कुछ सेक्शन बताए गए हैं, यानी कि 302 है, 304 है, 364 है, 367 है, 382 है, 392 है, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 436, 449, 459, 460 के अधीन दंडनीय अपराध के जो अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में ऐसा व्यक्ति उस घोषणा से अपेक्षित निर्दिष्ट स्थान पर और समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है तो न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा वो ठीक समझता है तो उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकता है और उसके प्रभाव की घोषणा कर सकता है। तो क्लास 4 में 19 सेक्शन बताए गए हैं आईपीसी के, जो कि जिसको अभी मैंने पढ़ा था आपको। उन सेक्शन में यदि कोई व्यक्ति प्रोक्लेमेशन होने के बाद, यानी कि 82 सब क्लास 1 में जो प्रोक्लेमेशन की बात कही गई है, अगर वो होने के बाद भी कोई व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहा है तो अगर वो क्लास 4 में जो अपराध दिए गए हैं, जो 19 सेक्शन क्लास 4 में आईपीसी के दिए गए हैं, अगर उन अपराधों के लिए प्रोक्लेमेशन की गई है उसके बाद भी वो व्यक्ति जो है न्यायालय में पहुंचने में असफल रहता है तो न्यायालय क्या करेगा, तो न्यायालय उस परिस्थिति में उस अपराधी को प्रोक्लेम ऑफेंडर घोषित कर देगा और इस प्रोक्लेम ऑफेंडर घोषित होने के बाद वो 174 का के दूसरे पार्ट में सज़ा का पात्र हो जाएगा। और सज़ा कितनी है उसको? 7 ईयर और फाइन और बहुत, यानी उसको 7 साल की सज़ा हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। आगे क्लास 5 में बताया गया है कि उपधारा 2 और 3 के उपबंध उपधारा 4 के अधीन घोषणा में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित उस घोषणा में लागू होते हैं। यानी कि जो प्रोक्लेम ऑफेंडर का अगर यदि कोई केस है तो उसमें भी क्लास 2 और क्लास 3 में जो प्रक्रिया बताई गई है वो प्रक्रिया उसमें एप्लीकेबल होंगे। तो ये थी सेक्शन 82 सीआरपीसी में प्रोक्लेमेशन की बात कही गई है। अब सेक्शन 83 में अटैचमेंट की बात कही गई है, यानी कि फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की की बात कही गई है। क्या कहता है, आइए पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। क्लास 1 में बताया गया है, धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उद्घोषणा जारी करने के संबंध में किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर अथवा दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति की कुर्की के आदेश दे सकता है। तो क्या बताया गया है इसमें? ये बताया गया है कि धारा 82 में जो प्रोक्लेमेशन क्लास 1 में जारी की गई है, इस प्रोक्लेमेशन जारी करने के पश्चात किसी भी समय मूवेबल या इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टी के लिए कुर्की का आदेश जारी किया जा सकता है। परंतु उद्घोषणा जारी करते समय, यानी प्रोक्लेमेशन जारी करते समय यदि न्यायालय को शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि जिस व्यक्ति के संबंध में उद्घोषणा निकाली जानी है वो अपनी संपत्ति के या उसके किसी भाग को बेचने वाला है या उसकी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, तो ऐसी स्थिति में प्रोक्लेमेशन के साथ साथ अटैचमेंट का भी आदेश कर देगा, यानी उद्घोषणा के साथ साथ कुर्की का भी आदेश कर देगा। अब क्लास 2 में बताया गया है कि क्लास 2 में ये बताया गया है कि अगर ऐसा आदेश उस ज़िले में जिसमें वो दिया जाता है वह व्यक्ति किसी भी संपत्ति की कुर्की को प्राधिकृत करेगा और उस ज़िले से बाहर की है तो उस व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह जिला मजिस्ट्रेट जिसके ज़िले में ऐसी संपत्ति है प्रस्तावित कर दिया जाएगा।
इसको आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यदि कोई प्रॉपर्टी जिसकी कुर्की होनी है, मान लीजिए वो प्रॉपर्टी लखनऊ की है और उस प्रॉपर्टी जो अभियुक्त की है जो लखनऊ की है, और उसी अभियुक्त की कुछ प्रॉपर्टी कानपुर में भी है, तो अगर लखनऊ ज़िले का न्यायालय जो है कुर्की का आदेश करेगा तो वो लखनऊ के लिए भी आदेश कर सकता है और कानपुर के लिए भी कर सकता है। परंतु अगर जब वो कानपुर के ज़िले की ये प्रोक्लेमेशन की बात आएगी, यानी अटैचमेंट की बात आएगी, तो उस कंडीशन में जो कानपुर के डीएम होगा वो उस प्रॉपर्टी उस इंडोर्समेंट आर्डर्स में उस अटैचमेंट आर्डर में अपना इंडोर्समेंट करेगा, यानी अपना पृष्ठांकन करेगा, तब जा कर के वो कानपुर ज़िले की प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया जा सकता है। क्लास 3 में कह दिया गया है कि ऋण या जंगम संपत्ति यानी डेप्ट या मूवेबल प्रॉपर्टी की अगर कुर्की होनी है तो वो किन तरीक़ों से कुर्की की जा सकती है। तो पहला है कि वो सीज करके प्रॉपर्टी को किया जा सकता है। दूसरा है कि उस प्रॉपर्टी पर रिसीवर अपॉइंट करके किया जा सकता है। तीसरा है कि उस घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी भी संपत्ति का प्रदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा किया जाएगा। लास्ट में बताया गया है इन रीतियों में सब या किन्हीं दोष जैसा कि न्यायालय ठीक समझे। तो क्या है, मूवेबल और डेप्ट की अगर कुर्की होनी है तो 4 तरीके बताए गए हैं। पहला सीजर के द्वारा, दूसरा रिसीवर के द्वारा, और तीसरा है डिलीवरी करके, और चौथा है कि इनमें से सारी रीतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं या किन्हीं 2 रीतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्लास 4 में बताया गया है कि अगर कुर्की ऐसी संपत्ति की होनी है जो राजस्व देने वाली भूमि है तो उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो उसमें भी 4 तरीके बताए गए हैं। पहला कब्जा दे करके, दूसरा है कि उस पर रिसीवर की नियुक्ति करके, तीसरा है संपत्ति की डिलीवरी करके, चौथा है कि जो ऊपर के तीनों रीतियों को इस्तेमाल करके या किन्हीं 2 रीतियों को इस्तेमाल करके, जैसा न्यायालय ठीक समझे। क्लास 5 में बताया गया है अगर कोई जीवधन है या फिर विनेश्वर प्रकृति का है, यानी लाइव स्टॉक है या पेरिशेबल नेचर की कोई प्रॉपर्टी है, अगर उसकी कुर्की होनी है तो उस परिस्थिति में न्यायालय उसको तुरंत विक्रय कर देगा और जो विक्रय के बाद जो पैसा मिलेगा वो न्यायालय के आदेश के अधीन होंगे। क्लास 6 में बताया गया है कि इस धारा के अधीन जो रिसीवर की जो शक्तियां होंगी, कर्तव्य होंगे, दायित्व होंगे, वो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन जो रिसीवर नियुक्त किए जाते हैं उनके अधीन होंगे। यानी कि इस धारा के अधीन रिसीवर की शक्तियां, कर्तव्य और दायित्व वही होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन नियुक्त रिसीवर के होते हैं। यानी सीपीसी में जो रिसीवर नियुक्त किया जाता है ऑर्डर 40 में, और धारा 82 में जो रिसीवर नियुक्त किया जाता है, तो उसकी पावर, ड्यूटी और लायबिलिटी सेम होगी। अब आगे देखते हैं क्या बताता है। अब इसके आगे सेक्शन 84 आता है। सेक्शन 84 में बताया गया है कि क्लेम एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट, यानी जो कुर्की हो रही है उसके बारे में दावे और आपत्तियां हैं। यदि धारा 83 के अधीन कुर्की की संपत्ति के बारे में उस तारीख से 6 मास के भीतर कोई व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है इस धारा में दावा या उसके कुर्क किए जाने पर आपत्ति करता है, तो दावेदार या आपत्तिकर्ता को जो उस संपत्ति में कोई हित है तो ऐसा हित धारा 83 के अधीन कुर्क नहीं किया जा सकता है। तो उस दावे पर या आपत्ति की जांच की जाएगी और उसे पूर्णतः भागता मंजूर या नामंजूर किया जा सकता है। यानी कि सेक्शन 83 में जिस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट की बात हो रही है, अगर कोई व्यक्ति जिस अभियुक्त की कुर्की हो रही है उसके अलावा कौन, यानी जिसका उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट हो। मान लीजिए उसका कोई भाई है, वो कहता नहीं साहब इसमें प्रॉपर्टी में हमारा भी हिस्सा है,
तो आप उस हिस्से की कुर्की नहीं की जा सकती। तो उसके लिए क्या किया गया है, उसके लिए धारा 84 में व्यवस्था की गई है कि वो अपनी आपत्ति दे। न्यायालय उसकी आपत्ति को पूर्ण तरीके से मान सकता है जांच करने के बाद, या भागता मान सकता है, या पूर्णतः नामंजूर कर सकता है। और जो आपत्ति देने की जो समय सीमा है वो क्या है, वो 6 महीने के अंदर की है। आगे नीचे एक प्रोविजो लगा हुआ है, उसमें ये बताया गया है कि अगर आपत्ति करने वाले की जो आपत्ति के जो दावेदार है या आपत्ति करता है उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके विधिक प्रतिनिधि जो होंगे इस आपत्ति को चालू रख सकते हैं, उसे पार्टी बन करके। अब इसके क्लास 2 में बताया गया है कि उपधारा 1 के अधीन दावे या आपत्तियां उस न्यायालय में जिसके द्वारा कुर्की का आदेश जारी किया गया था। यदि दावा या आपत्ति ऐसी संपत्ति के बारे में है जो धारा 83 की उपधारा 2 के अधीन प्रश्नांकित आदेश के अधीन कुर्क की गई है, तो उस जिले में जिसमें कुर्की की जाती है सीजेएम के कोर्ट के सामने दी जा सकती है। यानी कि मैंने आपको पहले बताया था धारा 83 में कि अगर कोई प्रॉपर्टी लखनऊ और कानपुर दोनों जगह की है, अगर लखनऊ से कोई कुर्की का आदेश हो रहा है और अगर वो आदेश लेके जब कोई व्यक्ति कानपुर जाएगा तो वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उनसे उस आदेश पर इंडोर्समेंट कराएगा, तभी वो वहाँ के जो कानपुर की जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर सकता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर ऐसा कोई मामला है जहाँ पर प्रॉपर्टी दूसरे ज़िले की है, जिसमें दूसरे ज़िले के डीएम से इंडोर्स कराया गया था, तो जो दूसरे ज़िले का जो डीएम है जहाँ से आपने इंडोर्स कराया था वहाँ के सीजेएम की यहाँ ये आपत्ति जाएगी कि भाई हमारा भी इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, हम अब इस प्रॉपर्टी में क्लेम कर रहे हैं, इसको कुर्की आप न कीजिए। तो उसकी आपत्ति की जाँच की जाएगी और उसके बाद जैसा निर्णय न्यायालय ठीक समझेगा वैसा लेगा। समय सीमा वही है जो 6 महीने की जो बताई गई है। क्लास 3 में बताया गया है प्रत्येक ऐसे दावे आपत्ति की जांच उस न्यायालय के द्वारा की जाएगी जिसमें वह किया गया है या की गई है। परंतु यदि वो सीजेएम के न्यायालय में किया गया है की गई है तो वो सीजेएम साहब अपने उसको निपटाने के लिए वो स्वयं निपटा सकते हैं उस मामले को, या अपने अधीनस्थ किसी अन्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्लास 4 में बताया गया है कि वह व्यक्ति जिसके दावे या आपत्ति उपधारा के 1 के अधीन आदेश द्वारा पूर्णता या भागता नामंजूर कर दिया जाता है और जिसका दावा व विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में करता है तो वो वाद संस्थित कर सकता है, किंतु वह आदेश ऐसे वाद के यदि कोई हो परिणाम के अधीन करते हुए निश्चायक होगा। यानी कि अगर मान लीजिए जिस प्रॉपर्टी की कुर्की हो रही थी उसके भाई साहब जिनका प्रॉपर्टी में हिस्सा था वो गए, उन्होंने कहा कि भाई इसमें हमारा भी हिस्सा बनता है, इसकी आप कुर्की न कीजिए। न्यायालय ने देखा सुना, उसके बाद कह दिया नहीं साहब हम नहीं मानते आपका कोई हिस्सा बनता है, तो उसके अधिकार ख़त्म नहीं हो जाएंगे। तो क्या करेगा, तो वो सिविल कोर्ट में जा कर के अपना सिविल सूट कर सकता है। उसके लिए समय सीमा क्या है, यानी कि जो धारा 84 क्लास 1 में जो ऑब्जेक्शन के निपटने के बाद अंतिम रूप से निर्णय होने के बाद, यानी कि उसका ऑब्जेक्शन खारिज होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर वो सिविल सूट कर सकता है। तो उस स्थिति में उस संपत्ति के बारे में जो भी निर्णय होगा वो सिविल सूट के जो अंतिम रूप से सिविल सूट में जो आदेश होगा उसके अधीन होगा। क्लास 85 में बताया गया है कि कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मित करना, विक्रय करना और वापस करना। यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो जाता है, धारा 82 सब क्लास 8 में 30 दिन से अधिक समय के लिए प्रोक्लेमेशन किया गया था कि भाई फला तारीख को आप न्यायालय में हाजिर हो जाइएगा, और वो व्यक्ति उस तारीख को न्यायालय में हाजिर हो जाता है, तब न्यायालय जो होगा संपत्ति की कुर्की नहीं करेगा, उसको कुर्की से निर्मुक्ति करने का आदेश दे देगा। क्लास 2 में कह दिया गया है कि यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा के जो निर्धारित समय है उसमें हाजिर नहीं होता है तो कुर्क संपत्ति जो होगी वो राज्य सरकार के वैन अधीन हो जाएगी, यानी कि वो राज्य सरकार में मर्ज हो जाएगी प्रॉपर्टी, और उसका विक्रय कुर्की तारीख के 6 मास के अवसान हो जाने के बाद या धारा 84 के अधीन किसी दावे या आपत्ति को उस धारा के अधीन निपटारा किए जाने पर
किंतु यदि वह शीघ्रता और प्रकृतिया क्षयशील है तो न्यायालय में विचार करना, न्यायालय के विचार में विक्रय करना स्वामी के फायदे में है, तो उन दोनों दिशाओं में किसी में भी न्यायालय जब कभी ठीक समझे उसका विक्रय करा सकता है। यानी अगर पेरिशेबल प्रॉपर्टी है, शीघ्र संपत्ति नष्ट होने वाली कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो न्यायालय तत्काल उसका विक्रय करा देगा और उसका आगम जो है अपने कंट्रोल में करेगा। और अगर पेरिशेबल नेचर की नहीं है प्रॉपर्टी, तो धारा 84 में अगर वो 6 महीने का ऑब्जेक्शन का समय सीमा बीतने के बाद 6 महीने इंतजार करेगा कि कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब वो बेचेगा। अगर मान ले किसी व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन कर दिया 6 महीने के अंदर, तो ऑब्जेक्शन जब उसका जो पूर्ण रूप से निर्णीत हो जाएगा, यानी स्वीकार या अस्वीकार हो जाएगा, तो उसके बाद वो उसका विक्रय करेगा। क्लास 3 में ये बताया गया है, यदि कुर्की की तारीख से 2 साल के अंदर जिसकी संपत्ति धारा उपधारा 2 के अधीन राज्य सरकार में समाहित हो गई थी, वो न्यायालय के समझ जिसके आदेश से संपत्ति कुर्की की गई थी, न्यायालय के समझ या जिसमें ऐसा न्यायालय अधीनस्थ है, स्वेच्छा से हाजिर हो या पकड़ कर लाया जाए, तो न्यायालय को समाधानप्रद रूप से साबित कर देता है कि वारंट के निष्पादन से बचने के प्रयोजन से वो फरार नहीं हुआ था या ना ही छिपा हुआ था, और वह ऐसी उद्घोषणा की ऐसी सूचना नहीं मिली थी जिसमें वह विनिर्णित समय के अंदर हाजिर हो सकता। तो ऐसी संपत्ति का यदि वो विक्रय कर दी गई है, तो विक्रय के शुद्ध आगमों का, या यदि केवल कुछ भाग विक्रय किया गया है, तो ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों का और अवशिष्ट संपत्ति का कुर्की के परिणाम स्वरूप उपगत सब खर्चों को जो उनमें से चुकाकर उसे बर्दत कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर न्यायालय क्लास 3 में कह दिया है कि अगर क्लास 2 में कोई प्रॉपर्टी बेच दी गई और बेचने के बाद अगर 2 साल के अंदर कोई व्यक्ति जो है न्यायालय के समझ स्वयं हाजिर होता है, यानी कौन से न्यायालय के समझ? उस न्यायालय के समझ जिसने कुर्की का आदेश दिया है, या उसके अंडर का कोई अधीनस्थ कोई न्यायालय है, उसके समझ वो 2 साल के अंदर हाजिर हो जाता है, या तो स्वयं हाजिर हो जाता है या उसको पकड़ के लाया जाता है, और हाजिर होने के बाद वो न्यायालय को संतुष्ट कर देता है कि भाई वो अपनी मर्जी से फरार नहीं था, उसे तो इस पूरे प्रक्रिया के बारे में ठीक से कम्युनिकेट ही नहीं किया था, उसे पता ही नहीं चल पाया कि हमारे खिलाफ़ कोई वारंट भी है या कोई प्रोक्लेमेशन जारी कर दिया गया या फिर कुर्की हो गई है। अगर वो इन सब परिस्थितियों के बारे में न्यायालय को समाधान कर देगा, तो न्यायालय जो प्रॉपर्टी सेल की गई है, उस सेल प्रॉपर्टी को करने में जो खर्चा आया है, उस खर्चे को काट करके शेष रकम जो होगा उस व्यक्ति को वापस कर देगा। क्लास 3 में बताया गया है, यदि कुर्की की तारीख से ये तो हो गया। अब इसके बाद जो है सेक्शन 86 है। सेक्शन 86 कुर्क संपत्ति की वापसी के आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश की अपील है। यानी क्लास 3 85 क्लास 3 में जो 2 साल के अंदर कोई अभियुक्त साहब न्यायालय में हाजिर हुए, उन्होंने कहा नहीं साहब हमारी प्रॉपर्टी वापस कीजिए, हमको तो कुर्की के बारे में कुछ पता ही नहीं था, अब मैं हाजिर हुआ हूँ, वो न्यायालय को समाधान कर देता है। न्यायालय समझ भी जाता है कि नहीं भाई ये इनोसेंट पर्सन है, इसको कुछ पता नहीं था, और उस परिस्थिति में वो क्या करेगा, कुर्की जो विक्रय करने में जो खर्चा और आया उस खर्चे को काट करके शेष रकम जो होगा उस अभियुक्त को वापस कर देगा। लेकिन मान लीजिए 85 सब क्लास 3 में अभियुक्त का आवेदन जो है नामंजूर कर दिया जाता है, तो उस परिस्थिति में वो उसकी अपील कर सकता है। अपील कहाँ करेगा? जहाँ पर सामान्यतः उस न्यायालय की अपीलें होती हों वहाँ पर वो अपील करेगा। यानी अगर सीजीएम कोर्ट है तो सेशन कोर्ट में अपील करेगा, अगर सेशन कोर्ट में कुर्की कराई गई है तो कहाँ करेगा? हाई कोर्ट में अपील करेगा। तो ये आपने देखा प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के बारे में। अपने अगले लेक्चर में चैप्टर 6 में अदर्स रूल रिगार्डिंग प्रोसेस के बारे में, यानी कि जो डी पार्ट है उस पर मैं चर्चा करूँगा। यदि आपको मेरा लेक्चर समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।